Hello everyone, welcome to my YouTube channel History with Yashika. I am Yashika and on this channel we explore the most powerful and interesting stories from history in a simple and engaging way. In today's presentation we will learn about the Konark Sun Temple, one of the most magnificent and mysterious temple in Indian history. Famous for its giant stone chariot, incredible architecture, hidden mysteries and connection with the sun god, we will also explore the secrets, legends and historical facts behind the ancient wonder of Odisha. क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ पुरानी कहानियों का कलेक्शन नहीं है, ये नॉलेज का वो पावर है जो अंधविश्वास और फेयर को खत्म करता है। जब तक किसी रहस्य, किसी महान लाइफ या किसी हिस्टोरिकल इवेंट को जानोगे नहीं तो उसकी सच्चाई को मानोगे कैसे? क्योंकि नॉलेज फेयर को कैंसिल करता है और हिस्ट्री हमें सच दिखाना सिखाती है। So let's begin this amazing journey into history and mystery. Introduction. The Konark Sun Temple, a UNESCO World Heritage Site located in Odisha. जो हमारा कोणार्क सन टेम्पल है वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को के अंदर जो कि लोकेट करती है उड़ीसा में एंड उड़ीसा है हमारा इंडिया में। इंडिया इज अ 13th सेंचुरी मास्टरपीस। जो हमारा सन कोणार्क टेम्पल है वो 13th सेंचुरी का मास्टरपीस है क्योंकि वो 13th सेंचुरी के अंदर बना था। डेडिकेटेड टू द सन गॉड सूर्य। उस समय के जो भगवान, जो उस समय जो राजा वगैरह थे या लोग थे, उन्होंने वो समय भगवान सूर्य देवता को ही मानते थे और आज भी मानते हैं, इसलिए उन्हें 13th सेंचुरी के अंदर सन गॉड सूर्य से एक मास्टरपीस बनाया था जो कि सन कोणार्क टेम्पल कहा जाता है। बिल्ट अराउंड 1250 यानी कि 1250 CE यानी कॉमन एरा के अंदर बना था बाय किंग नरसिम्हा देवा फर्स्ट। जो किंग नरसिम्हा देवा फर्स्ट है उन्होंने बनाया था ये टेम्पल 1250 के अंदर। ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के ये राजा थे किंग नरसिम्हा देवा फर्स्ट। इट इज डिजाइंड एज अ मैसिव इंटेरिकेट चैरियट। वो एक उसका जो डिजाइन है वो इतना सुंदर एक मैसिव है कि बहुत एक चुन चुन के उन्होंने एक चीज को इसमें लगाया था कोणार्क टेम्पल के अंदर। उसका जो बिल्कुल डिजाइन है वो बहुत ही सुंदर है जो आजकल के लोग बिल्कुल नहीं बना सकते। शहर में 24 कार्व्ड व्हील्स, उनके अंदर 24 व्हील्स लगा रखे हैं पहिए, पुल्ड बाय 7 हॉर्सेस, जिसको 12 जो घोड़े हैं वो खींच रहे हैं, उसको पुल कर रहे हैं, सिंबलाइजिंग सूर्यस जर्नी अक्रॉस द स्काई, जो कि सिंबलाइज करनी है। जैसे आपने सूर्यदेव के घोड़े देखे होंगे जो कि 12 घोड़े होते हैं और 24 पीछे पहिए होते हैं, वो उन पे बैठ के आ रहे होते हैं, तो इन्होंने वही सिंबलाइज करा है सन कोणार्क टेम्पल के अंदर। की डिटेल्स क्या है सन कोणार्क टेम्पल की? लोकेशन कहाँ लोकेट करता है? सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल। जो बे ऑफ बंगाल की कोस्ट है वहाँ सिचुएटेड है 35 किलोमीटर फ्रॉम पुरी एंड 65 किलोमीटर फ्रॉम भुवनेश्वर। पुरी से 35 किलोमीटर की दूरी पे और भुवनेश्वर से 65 किलोमीटर की दूरी पे। एंड अब इसका डिजाइन एंड आर्किटेक्चर क्या है? रिप्रेजेंट्स कल्मिनेशन ऑफ कलिंगा आर्किटेक्चर। वो रिप्रेजेंट करते हैं कलिंगा की आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है। फीचरिंग इलेबोरेट स्टोन कार्विंग्स, यानी कि जो उसके फीचर्स हैं वो बहुत इलेबोरेट तरीके से बनाते हैं। एक एक स्टोन को उन्होंने कार्व कर रखा है। डांसर्स, म्यूजिशियन, इरोटिक सीन्स बना रखे हैं उन्होंने। मैं भी रिसेंटली होकर आई हूँ यहाँ से, तो मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पे क्या क्या चीजें मैंने देखी। जो वहाँ पे जो कार्विंग कर रखी है वो अपने जो भगवान है, जैसे लॉर्ड गणेश है, विष्णु जी है, लक्ष्मी जी है, सरस्वती जी है, इन सबकी मूर्तियां जो वो भी कार्व कर रखी है उन्होंने। और एक एक डांसर्स टाइप या एक सीन दिखा रखा उन्होंने, जैसे कोई लोग है वहाँ के जो पीपल्स वगैरह वो वहाँ पे पूजा कर रहे हैं सन को देख के, वैसी वैसी चीजें भी कार्व कर रखी है। और बहुत सारे वहाँ के जो डांसर्स है उस समय के उनके भी सीन्स उन्होंने कार्व कर रखे हैं। अब सिंबलाइज्म, इनका सिंबल क्या है? The 12 pairs of wheels है, 12 पहिए हैं, are believed to represent जो 12 उन्होंने एक पहिए के अंदर जो 12 उसके जो व्हील्स क्रिएट कर रखे हैं ना, वो रिप्रेजेंट करते हैं 12 महीने। यानी कि हमारे जो ईयर्स में 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी, फरवरी एंड ये सब लेके, एंड 7 हार्स रिप्रेजेंट द डे ऑफ द वीक, एंड उसके जो 7 हार्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने वीक। यानी कि उस समय जो भी कार्व करा था तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि अपने हमारे ईयर में कितने महीने होंगे और कितने वीक्स होंगे डेज के अंदर, वो सब इन्होंने जो हमारे व्हील्स हैं कोणार्क के अंदर उस समय रिप्रेजेंट कर दिया था। ब्लैक पगोड़ा,
अब ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है, नॉन हिस्टोरिकल एज अ ब्लैक पगोडा बाय यूरोपियन सेलर्स एज इट सर्व एज अ नेविगेशनल लैंडमार्क। अब जो यूरोपियन सेलर्स थे उन्होंने इसका नाम ब्लैक पगोडा इसलिए रखा था क्योंकि जो उसके लैंडमार्क थी वही ऐसी थी, और वहां पे लैंडमार्क में भी बिल्कुल ब्लैक टाइप से अगर देखोगे ना आप वहां जाके तो आपको ये चेंजिंग तक कलर्स भी ऐसा लगे, कभी कभार आपको लगे कि ब्लैक कलर का है प्रॉपर तरीके से, एंड जो उसका लैंडमार्क है वो भी बिल्कुल ब्लैक ब्लैक से, तो इसलिए इसका नाम इन्होंने ब्लैक पगोडा रख दिया क्योंकि हिस्टोरिकल में ऐसा ही जाना जाता था। अब करंट स्टेट क्या है इसकी, व्हाइल द मेन सेंटोरम हैज कोलैप्स्ड, जो मेन था वो तो कोलैप्स हो गया, गिर गया था। जो द ऑडियंस हॉल है, जगह मोहना नाम से एक ऑडियंस हॉल था, एंड डांस हॉल, जो डांस हॉल जहाँ पे नाचते थे, वहाँ के नृत्य जो होता था डांस नाता मंदिर के अंदर होता था, रिमेन, यानी कि ऑडियंस हॉल, जगमोहना एंड डांस हॉल, नाता मंदिर अभी भी है। बाकी की जो सारी चीजें थी सैंक्टोरम वो सब कोलैप्स हो चुका, उसके बारे में हम आगे जानेंगे कि वो सब चीजें कोलैप्स कैसे हुई थी। Who built the Konark Sun Temple? अब Konark Sun Temple किसने build करा? The Sun Temple at Konark was built by King Narasimha first. इन्होंने build करा था King Narasimha first. कितनी CE में? 1238 and 1264 CE के अंदर इन्होंने build करा था। Of the Eastern Ganga Dynasty के ये राजा थे। अराउंड 1250 CE में इन्होंने इस पूरे सन कोनार्क टेम्पल को build करा था। He commissioned the temple as a massive chariot dedicated to the sun god. इन्होंने इस टेम्पल को बनाया ही ऐसा था कि वो डेडिकेट करे कि हाँ ये सिर्फ सन कोनार्क किंग के लिए ही बनाया गया है, यानी कि सन जो हमारे सूर्य देवता उनके लिए बनाया गया है स्पेशली, टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री ओवर मुस्लिम इन्वेडर्स। और उन्होंने ये इसलिए भी बनाया था, एक रीजन ये भी इनका बनाना कि जब वो मुस्लिम से विक्ट्री, यानी कि मुस्लिम जो इन्वेडर्स बाहर से जो मुस्लिम वगैरह आते थे लड़ाई वगैरह के लिए, उनसे जीतने के बाद उन्होंने उसके लिए बनाया था। जैसे तुगराल तुगन खान ऑफ बंगाल में जब आया था तो नरसिम्हा देवा ने उससे विक्ट्री पाई थी, जब वो उससे लड़ाई करके जीते तो उसको हरा जाता, उसके बाद से इन्होंने एक सन गॉड का टेम्पल बनाया था जिसको हम कोनार्क सन टेम्पल के उससे भी कहा जाता है। अपनी एक विक्ट्री शो करने के लिए उन्होंने सन कोनार्क टेम्पल को बनाया था, and to showcase the military power and artistic wealth of his dynasty, and अपनी artistic wealth की उन्होंने उनके पास क्या क्या आर्ट्स हैं, क्या किस टाइप से मिलिट्रीज हैं, उन सबको शो करने के लिए भी, अपनी डायनेस्टी को शो करने के लिए उन्होंने एक सन कोनार्क टेम्पल बनवाया था। Why he built it? उन्होंने क्यों बनवाया था अभी कोनार्क टेम्पल? विक्ट्री एट प्रेस्टाइग। अब विक्ट्री और इनकी प्रेस्टाइग मतलब कि महानता क्या क्या थी। The temple was a कीर्ति स्तंभ, टेम्पल को कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाता है, यानी कि विक्टोरी मेमोरियल, कि जब वो तुगराल तुगन खान से जीते थे, तुगराल तुगन खान से बंगाल में जीते थे, तो उन्होंने कीर्ति स्तंभ यानी कि विक्टोरी मेमोरियल के याद रखने के लिए उन्होंने कोनार्क टेम्पल बनवाया था, कॉमेंट्रेटिंग नरसिम्हा देवा इट्स विक्ट्री ओवर तुगराल खान ऑफ बंगाल, कि एक याद रहे लोगों को कि जब इन्होंने बंगाल में तुगराल तुगन खान से जीतने के लिए इन्होंने ये बनवाया था। अब एक दूसरा रीजन ये है सन वर्शिप, यानी कि भगवान की पूजा के लिए। इट वॉज बिल्ट एज अ डेडिकेटेड श्राइन फॉर द सन गॉड आर्का, यानी कि उस समय सन गॉड को आर्का नाम से भी जाना जाता था, उनकी डेडिकेशन के लिए बनवाया था। हु इज कंसिडर्ड द सोर्स ऑफ लाइफ गिविंग एनर्जी, एंड वो कॉन्सेप्ट अब देखो, आप देख सकते हो जो है सूर्य भगवान जिस दिन नहीं निकलते, सन नहीं निकलता, उस दिन कितना अंधेरा अंधेरा से रहता, अगर वो ही नहीं निकलेंगे तो हमारे पास एनर्जी कहाँ से आएगी, जीने का वो कहाँ से आएगा, क्योंकि अंधकार में तो कोई जी नहीं पाता, जब तक रोशनी नहीं आएगी जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। जब रोशनी होती है जब हमारी लाइफ हंसी खुशी जीते हैं हम लोग, और हमें सिखाती है कि कैसे जीना है, इसलिए कॉन्सिडर्ड उन्होंने सन टेम्पल को बनवाया था कि कॉन्सिडर्ड कर सकते सोर्स ऑफ लाइफ गिविंग, की उन्होंने हमारी लाइफ दी है, एनर्जी दी है, एंड द हीलर ऑफ डिजीज, यानी कि हर एक बीमारी से बचाने का तरीका भी था। सिंबलाइज्म क्या सिंबल था, डिजाइन इन द फॉर्म ऑफ मैसिव चैरियट में बन रखा था। इट फीचर्स 12 पेयर्स से व्हील के ऑफ इंट्रैक्टली कार्व्ड थे व्हील्स पे, रिप्रेजेंटिंग मंथ्स और हार्स ऑफ द डे, यानी कि उसमें रिप्रेजेंट करते थे जैसे पहिए के अंदर 12 उसके पैर बना रखे हैं, 12 पैर जो कि
मंथ्स भी डिक्लेयर करते थे, रिप्रेजेंट करते थे, और हार्स भी करते थे कि कितने हार्स हैं। और वो एक जो व्हील था वो पूरा हमें एक क्लॉक वाइज था कि हमें क्लॉक बताता था कि कितना टाइम कितना हो रहा है। तो उस समय के लोग इसी व्हील को देखकर टाइम पहचान पाते थे। एंड इट इज ड्रॉन बाय 7 हॉर्सेस सिंबलाइजिंग द डेज ऑफ द वीक। एंड जो 7 हॉर्सेस है वो सिंबलाइज करते थे कि हमारे जो डेज हैं, हमारे जो वीक्स है उसमें कितने डेज है, 7 डेज है, वो हॉर्स रिप्रेजेंट करते थे। आर्किटेक्चरल मार्वल क्या था? इट वाज डिजाइन्ड एट अ मास्टरपीस ऑफ कलिंगा आर्किटेक्चर। कलिंगा के समय पे जो कलिंगा एक आर्किटेक्ट होता था, एक न्यू टाइप की आर्ट होती थी जिससे इन्होंने मास्टरपीस बनवाया था। अब सबसेट ऑफ नागड़ा स्टाइल, कौन सा स्टाइल में था? एक नागड़ा स्टाइल था। शोकेसिंग द इंजीनियर एंड आर्टिस्टिक टैलेंट, कि वो शोकेस कर सके इस टेम्पल में कि कितना इंजीनियर से बनाया, कैसे इंजीनियरिंग कर रखी है, कैसे आर्टिस्टिक टैलेंट्स कर रखे हैं। ऑफ 1200 आर्टिशियंस थे जो काम करते थे, who worked for 12 years under chief architect बीसू महाराणा। उस समय जो उनका चीफ आर्किटेक्ट थे वो बीसू महाराणा थे। तो जो 1200 जो आर्टिशियंस थे, जो लोग थे काम करने वाले, उन्होंने 12 साल काम करा था किसके अंडर? बीसू महाराणा के अंदर, जो कि उनके सबसे बड़े आर्किटेक्ट थे। अब जो टेम्पल है ये आज के ज़माने में कोई ऐसा टेम्पल बना ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर कार्विंग ही ऐसे हो रखी है। उस समय की जो इंजीनियरिंग होती थी वो इतनी एडवांस इंजीनियरिंग थी कि उन लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ती थी किसी वायर को लगाने के लिए, वो सिर्फ एक पत्थर से ही सारी चीज़ें बनवा देते थे। उनको कभी जरूरत ही नहीं पड़ी आजकल की एडवांस टेक्नोलॉजी अपनाने की, उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी ही इतनी थी। The temple is located on the coastline of Odisha. जो टेम्पल लोकेट करते हैं कोस्टलाइन, उड़ीसा की कोस्टलाइन पे नियर पुरी, एंड इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के उसमें भी माना जाता है। मीनिंग ऑफ कोणार्क। अब कोणार्क का मतलब क्या होता है? कोणार्क मीन्स सन ऑफ द कॉर्नर। कोणार्क का मतलब होता है कि सन ऑफ द कॉर्नर, यानी कि सूर्य भगवान का एक कॉर्नर है। जैसे आप देखते हो जब हमारे सूर्य देवता निकलते हैं तो वो एक कोने से जाके निकलते हैं, ठीक है, वो कभी बीच में नहीं रहते, वो साइड में रहते हैं। और एंगल, जो एंगल कहते हैं एक सन का एंगल, वो भी एक कॉर्नर ही होता है। ड्राइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड्स कोना। अब संस्कृत का वर्ड है ये कोना, मीनिंग कॉर्नर और एंगल, यानी कि आप एक एंगल देखते हो ना, जैसे 90 डिग्री का एंगल बनता है या स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल बनता है, उस हिसाब से कोणार्क का वो भी ऐसे लग रहा है। सन ऑफ द जो कॉर्नर है, जो हमारे सन का एंगल है, वो भी एक राइट एंगल होता है या 90 डिग्री का होता है जिससे हमारा सन निकलता है, इसलिए संस्कृत वर्ड्स को कोना माना गया है। और अभी हम कोना वगैरह बोलते हैं तो आप सुन नहीं सकते, हम रेगुलर वर्ड्स भी ऐसे यूज करते हैं, मीनिंग कॉर्नर और एंगल। एंड आर्का का जो मतलब होता है, आर्का मीनिंग सन, आर्का का मतलब होता है सन, यानी कि कोणार्क का पूरा मतलब हो गया, कोना मतलब किसी कॉर्नर और आर्क मतलब सन। इट रेफर्स टू द लोकेशन ऑफ द 13th सेंचुरी। उस समय ये लोकेशन को रेफर करता था 13th सेंचुरी के। द सन टेम्पल इन उड़ीसा, इंडिया डेडिकेटेड टू सन को, जो टेम्पल है उड़ीसा के अंदर वो डेडिकेट करता है सन गॉड यानी सूर्य। डिजाइन टू कैप्चर द फर्स्ट रेज ऑफ द सन, एंड इसलिए बनवाया गया था, इसको कॉर्नर में इसलिए रखा गया था कि जो सूर्य की जो सबसे पहली रेज जो आती है, सबसे पहली किरण आती है, वो सबसे पहले इसी पे आके गिरे, फर्स्ट रेज इसी पे, इसलिए इसको डिजाइन ऐसा करा गया था, नाम भी ऐसा रखा गया था। अब एटमोलॉजी क्या है इसकी? द नेम ब्रेक्स डाउन टू, अब नेम कैसे ब्रेक होता है? कोना मतलब एंगल और कॉर्नर, ठीक है, एक जैसे आप बोलते हो ना पलंग का कोना या इस साइड का कोना, ऐसे टाइप से कोना था। ये बिल्कुल मंदिर भी कोने में है कि जिससे जो सूर्य की जो रे निकलती है वो एक जो सूर्य निकलता है वो एक एंगल में निकलता है, तो वो सीधा इसी पे आके गिरे सबसे पहले। और आर्का का मतलब होता है सन। सिग्निफिकेंस, इट सिग्निफाइज द प्लेस वेयर सूर्य, तो सिग्निफिकेंस जहाँ पे सूर्य भगवान निकलते हैं, द सन गॉड की वर्शिप होती है। इट इज ऑल्सो रेफर टू एज आर्का क्षेत्र, वो इसलिए भी रेफर कर सकता है आर्का क्षेत्र, अ स्केर्ड स्पॉट ऑफ द सन, यानी कि एक सन का ऐसा स्पॉट जो कि बहुत स्केयर हो, मतलब कि बहुत खुल के निकला हो, जैसे कहते नहीं, जैसे सन धीरे धीरे निकलता है तो सबसे पहली जो किरण पड़ती है वो सबसे ज्यादा स्केयर होती है, बहुत खुली खिली सी होती है, वो सबसे पहले इस पे आके गिरे, तो इसका मतलब वही है। आर्किटेक्चर ऑफ द टेम्पल। अब आर्किटेक्चर क्या है टेम्पल का? Built in the 13th century
कब बनाया गया था? 13th सेंचुरी में। द कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में है, सिचुएटेड एंड मास्टरपीस ऑफ कलिंगा आर्किटेक्चर का मास्टरपीस है, आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं। डिजाइन्ड एज अ कोलोसल चैरियट, एक कोलोसल चैरियट के से बनाया गया था। फॉर द सन गॉड, सूर्य किसके लिए? भगवान के लिए, सूर्य भगवान के लिए। इट फीचर्स 12 पेयर्स ऑफ इंट्रैक्टली कार्व थे स्टोन व्हील्स, यानी कि एक ही स्टोन से जो स्टोन था उसी पे व्हील्स बना रखे थे। ड्रॉन बाय 7 हॉर्सेस, 7 घोड़े भी हैं। द मेन सैंक्टम नाउ रूइन, जो मेन था उसका जो मेन ये मंदिर था, ये मेन जो व्हील्स वगैरह थे ये रूइन हो चुके हैं, कम्प्लीटली खराब हो चुके हैं। एंड डांस हॉल डिस्प्लेइंग डिटेल्स कार्विंग सिंबलिक फ्रेम्स एंड प्रिसाइज एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट, ये सब भी यहाँ से गायब हो चुके हैं। ऐसा कुछ रहा ही नहीं है, बट हाँ कहता है कि अभी भी चीजें हैं। इसका रीजन आपको आगे पता चल जाएगा कि मेन इनका रीजन क्या है गायब होने का। की आर्किटेक्चरल फीचर्स क्या है आर्किटेक्चर ऑफ द टेंपल के, आप जो ये फोटोज दे रखे हैं यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, पूरा इन्होंने अच्छे से समझा रखा क्या क्या है। शैरियट डिजाइन क्या होता है? द स्ट्रक्चर इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ डिविनिटी, जो स्ट्रक्चर है पर्सोनिफिकेशन ऑफ डिविनिटी मतलब डिवाइन, यानी कि तुम एक भगवान को पूजा कर रही हो उसके लिए स्ट्रक्चर बनाया रखा है। डिजाइन एज अ शैरियट एंड व्हील्स रिप्रेजेंटिंग द सन गॉड जर्नी, अब जो व्हील है वो प्रेजेंट कर रहे कि सूर्य भगवान का जो रथ होता था, रथ भी सेम ऐसे ही होता था, रथ को ही इन्होंने प्रेजेंट करा कि ये जो महल है ये सन भगवान है, सन भगवान अपने रथ पे बैठकर आ रहे हैं, ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इनके साइड में इन्होंने घोड़े, ऊपर घोड़े हैं और नीचे बाकी की साइड उन्होंने वो लगा रखे हैं व्हील्स, कि यहाँ सन भगवान अपने उस पे बैठे रथ पे और ये चलता हुआ इनका पूरा रथ आ रहा है, ये रिप्रेजेंट करा था गॉड्स की जर्नी को। द व्हील्स कितने? 24 लार्ज व्हील्स, 24 बड़े बड़े व्हील्स हैं। इंटरेक्टली कार्व व्हील्स, मतलब कि एक स्टोन के अंदर उन्होंने कार्व कर रखे हैं व्हील्स को, जिसका आप यहाँ पे टेक्स्ट पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। सिंबलाइज द हार्स ऑफ द डे, सिंबलाइज करते हैं हार्स ऑफ द डे, डे में कितने, पूरे दिन में कितना हार होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं। वाइल देयर स्पोक सर्व एज सन डायल्स फॉर टेलिंग टाइम, कि उन्होंने इसलिए बनाया कि जो सन सूर्य भगवान होते हैं ना वो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा बहुत पुराने जब घड़ी वगैरह कुछ नहीं हुआ करती थी अर्ली मैन्स के टाइम पे, तो वो लोग टाइम कैसे पता करते थे? सूर्य भगवान को देख के ही, कि सूर्य किस किस साइड है, कैसे कैसे टाइम हो रहा है, तो ये इसी को ले सर्व करने के लिए उन्होंने ये बनवाया था। 7 हॉर्सेस रिप्रेजेंटिंग, जो 7 घोड़े हैं वो 7 डेज को रिप्रेजेंट करता है। वीक के अंदर कितने दिन है आप आज भी देख सकते हैं, हमारे वीक के अंदर 7 दिन होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। 7 horses are carved at the base, जो 7 horses है वो कार्व है बेस पे, टू अपेयर if they are pulling the chariot, chariot मतलब रथ की जो 7 horses है ना वो कार्व कर रखे हैं बेस, बिल्कुल बेस पे नीचे की टाइप की, जिससे वो पुल कर रहे हैं पूरे chariot का, पूरा जो रथ है वो उसको पुल करते हुए दिखा रहे हैं, इसलिए उन्होंने इनको बेस पे 7 horses को बनाया है। अब आगे देखते हैं। अब जो ये फोटो इसमें और चीजें बना रखी है कि क्या क्या, जैसे ऋण मैन सैंक्टम जो बीच का था वो जगन मोहना था, यहाँ पे जो ऑडियंस हॉल था, हॉर्स स्कल्पचर्स, महादेवी टेम्पल, किचन, वेल, नाटा मंडपा, एलिफेंट स्कल्पचर सब बना रखा है इन्होंने यहाँ पे। अब क्या है, थ्री की स्ट्रक्चर्स विमाना, अब 3 की स्ट्रक्चर्स क्या है विमाना के। द मेन सेंचुरी नाउ इन ruins meant to house the deity, यानी कि जो जिनके लिए हाउस था वो तो बिल्कुल रुइन हो चुका है। अब जैसे पहले सेंचुरीज में हुआ करता था, अब सेम कोणार्क ऐसा रहा नहीं है, बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब जगह मोहना क्या है? अ सर्वाइविंग टावरिंग ऑडियंस हॉल्स वेयर वर्शिप गैदर्ड, यानी कि जो जगन मोहना हॉल है वहाँ पे जो लोग पूजा वगैरह करने होते हैं वो लोग गैदर्ड होते थे। और जो नाटा मंदिर है डिटैच्ड, मतलब कि डिटैच था। डांसिंग हॉल डेकोरेटेड विद कार्विंग्स ऑफ डांसर, उस जो हॉल है उसको बहुत सारे डांसर्स की मूर्तियों से कार्व कर रखा है, म्यूजिशियंस को कार्व कर रखा है, शोइंग द रोल ऑफ आर्ट। हाँ, डांसिंग हॉल डेकोरेटेड विद कार्विंग्स ऑफ डांसर्स की मूर्तियां कार्व कर रखी है उन्होंने, एंड म्यूजिशियंस को शो केसिंग द रोल ऑफ आर्ट्स एंड वर्शिप के अंदर उन्होंने अपने अपने आर्ट्स रोल्स कर रखे हैं।
कि वो शो कर रहे हैं वहाँ पे डांसर्स कैसे डांस करते थे और म्यूजिशियंस कैसे प्ले करते थे, उन सबकी मूर्तियाँ वहाँ पे कार्व हो रखी है। मटीरियल्स एंड स्टाइल, किस मटीरियल कौन सा स्टाइल यूज करा गया है। कंस्ट्रक्टिंग यूजिंग खोंडालिटे लैटरेट एंड शोलरेट स्टोन्स इन्होंने यूज करा कि उस समय की ये स्टोन्स के नाम थे, उस समय तो कुछ और कहते थे बट इस समय में ये कुछ और कहते हैं, तो ये उस समय का वो था, कंस्ट्रक्ट करा गया था एनन स्टोन से। द टेम्पल एडर्स टू द पंचरथ स्टाइल, जो टेम्पल है उसको पंचरथ स्टाइल में बना रखा है। Characterized by 5 projection, 5 projection है and that create dramatic light and shadow effects, जो वहाँ पे 5 प्रोजेक्ट्स लगा रखे हैं वो क्रिएट करते हैं ड्रामेटिक लाइट एंड शेडो इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं मंदिर के ऊपर, कि जिससे मंदिर और ज्यादा सुंदर लगे। अब आर्टिस्टिक एंड सिंबॉलिक एलिमेंट्स क्या है। स्कल्पचर्स, वॉल्स आर एडॉर्न्ड विद कॉम्प्लेक्स स्कल्पचर से बना है। डाइटीज, यानी कि डाइटीज मतलब कि जो वहाँ के लोग वर्शिप करते हुए दिखा रहे हैं, हैंड डांसर सिखा रहे कि डांस की थोड़ी सी नृत्य पोज, जो पोज वगैरह होते हैं ना डांस वगैरह के, वो दिखा रखे हैं उन्होंने। म्यूजिशियन सिखा रखे हैं। एलिफेंट्स की मूर्तियां कार्व कर रखे हैं। एरोटिक फिगर्स, यानी कि अलग भगवान की मूर्ति, यानी मिथुना टाइप उसको क्या कहते हैं, वो सब प्रेजेंट करके। Orientation, the temple is precisely aligned east-west to catch the first rays of rising sun. अब जो ओरिएंटेशन कैसे कर रखी है, यानी कि पूरा मंदिर है उसकी जगह कैसी है। द टेम्पल प्रिसाइजली अलाइन ईस्ट टू वेस्ट के अंदर ही इनको इस पूरे मंदिर को बनाया रखा है, जिससे जो सन की फर्स्ट रेज आती है वो सबसे पहले कोणार्क पे ही आके गिरे, ऐसा बना रखा है। सिंबलाइजिंग आपको पता है, the wheel represents 12 months, symbolize करते हैं 12 महीने, and the entire structure is a representation of time and the cosmos, यानी cosmos and time को represent करता है entire structure। अब mystery of the wheels क्या है, अब जानते हैं mystery wheels की। The Konark Sun Temple 24 wheels हैं, जो कि 13th century के अंदर engineering marvels designed with precise sundials that measures time to within 3 minutes, यानी कि जो कोणार्क सन टेम्पल था वो 24 व्हील्स बना रखे हैं, जो कि 13th सेंचुरी में वहाँ के जो इंजीनियर्स वगैरह थे उन्होंने मार्बल्स पर डिजाइन करे थे एज अ प्रेजेंट सन डायल्स, यानी कि बता सके सन की वो कहाँ पे रेज आती है। मेजर टाइम टू विदिन 3 मिनट्स, 3 मिनट के अंदर वो लोग टाइम पता कर सकते थे। अरेंज ऑन अ मैसिव स्टोन, मैसिव की बहुत ऐसे स्टोन्स में उन्होंने पूरे 12 महीने रिप्रेजेंट कर रखे थे। शैरियट रिप्रेजेंटेड, यानी कि रथ को एक रिप्रेजेंट दे रखा है। जो सन गॉड्स की जर्नी के पूरे भगवान पर बैठ के अपनी जर्नी पे जा रहे हैं, यानी कि पूरे इसमें घूमने जा रहे हैं। बिल्ड बाय किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट बनाया था। 24 व्हील्स जो रिप्रेजेंट करते हैं 24 घंटे को, और 24 घंटे और जो उसके 12 पहिए हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं 12 महीने। ऑफ अ डे व्हील 12 पेयर्स, 12 जो पेयर्स है उसके व्हील के, वो व्हील सिंबलाइज द मंथ्स। अगर आप कभी कोणार्क टेम्पल जाते हो पूरी उड़ीसा में, तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि उसका ओरिजिनल स्टाइल कैसा है, कि जो पूरा टेम्पल है वो इससे खड़ा है, उसके आगे 7 घोड़े हैं एंड नीचे पूरा जो स्टाइल दे रखा है वो एक रथ टाइप से दे रखा है, कि सूर्य भगवान उन घोड़ों पे अपने पीछे रथ पे बैठ के उससे घोड़े चला रहे हैं, और नीचे 24 पहिए दे रखे हैं, जिससे 24 पहियों से पूरा रथ चल रहा है। या अगर कभी जाओगे तो आपको सेम टू सेम ऐसा ही लगेगा कोणार्क टेम्पल। नेक्स्ट यहाँ पे व्हील के बारे में पढ़ सकते क्या क्या लिखा है, कि मिस्ट्रीज एंड फीचर्स क्या है। प्रिसाइज टाइम कीपिंग, की टाइम कीपिंग है। 9 फुट एंड 9 इंच, यानी कि 9 फुट और 9 इंच का एक व्हील है। व्हील हैव 8 वाइडर स्पोक्स, व्हील के पास 8 वाइडर स्पोक्स हैं। मार्किंग 3 प्रहार, 3 प्रहार मार्क करता है ये व्हील, एंड 8 थिनर स्पोक्स एंड 8 थिनर स्पोक्स को रिप्रेजेंट करता है। डिवाइडिंग दोज इनटू 90 मिनट्स इंटरवल, यानी कि 90 मिनट का इंटरवल दिखाता है। अब जिसको डिवाइडिंग 90 मिनट का इंटरवल्स डिवाइड कर रखा है, जिसमें शेडोज फ्रॉम दीज स्पोक्स अलाउ फॉर प्रिसाइज टाइम ट्रैकिंग। जो वहाँ की शेडोज होती है ना, जो शेडोज पड़ती है वो एक चीज बताती है कि टाइम को हमें ट्रैक कैसे करना चाहिए, मतलब कि एक टाइम पे कैसा
चलना चाहिए, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, वो चलता रहता है। तो ये जो व्हील्स वगैरह ये भी यही रिप्रेजेंट करता है कि हमें समय के साथ चलना चाहिए। अगर तुम ना टाइम वेस्ट करते हो तो समय तुम्हारा छोड़ के चला जाएगा और तुम पीछे रह जाओगे। तो ये टाइम ट्रैकिंग इसलिए होता है कि जो पूरा व्हील है वो यही बताता है कि समय के साथ चलना चाहिए, अगर समय छूट गया तो तुम हमेशा हमेशा के लिए पीछे रह जाओगे। अब कॉस्मिक सिंबलिज्म देखते हैं। The 7 horses जो है वो pulling the chariot, जो 7 horses वो एक रथ को खींच रहे हैं, symbolizing the 7 days of the week। वो एक chariot को खींच रहे हैं जो symbolize कर रहा है यानी कि वीक के अंदर 7 दिन होते हैं, वो बताता है। The wheel of life, अब व्हील की लाइफ क्या है? Beyond time skipping, यानी कि टाइम को अपने साथ लेके चलता है। द व्हील रिप्रेजेंट्स द साइकिल ऑफ क्रिएशन, जो व्हील है वो रिप्रेजेंट करता है एक साइकिल क्रिएशन की, यानी कि अगर मान लो एक घड़ी है 12 बजे से चालू होती है तो दोबारा घूम फिर के दोबारा 12 बजे पे ही खत्म होती है, तो वो चीज बताती है। प्रिजर्वेशन एंड रियलाइजेशन एक्टिंग एज अ व्हील ऑफ लाइफ, कि वो एक रिप्रेजेंट करती है, व्हील जो है वो हमारी एक लाइफ की तरह है। जैसे मान लो अगर आपको कुछ सक्सेस पानी है, आप धीरे धीरे सक्सेस पे चलते हो, लेकिन कभी कभार एकदम से तो सक्सेस हो ही नहीं पाता, फेलियर तो देखना पड़ता है, तब जहाँ से स्टार्ट करते हो दोबारा आप वहीं पे आ जाते हो। तो ये चीज हमारा व्हील रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपने जिस चीज से शुरुआत करी उसी चीज पे दोबारा आ जाते हो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। अगर आप समय पे नहीं चलते तो सेम वही होता है, जिस चीज पे अभी आप हो उसी चीज पे आप दोबारा वापसी घूम फिर के वापसी अपनी जगह पे ही आ जाओगे। तो एक व्हील जो है वो हमारी लाइफ की तरह है, हमारी पूरी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है वो व्हील, कि अगर टाइम 12 बजे है, 12 बज रहे हैं, तो फिर वो दोबारा 12 बजे पे ही आके रुकेगा। अब सीक्रेटिव यूसेज क्या है इसकी? लेजेंड्स सजेस्ट, उस समय के जो लेजेंड्स होते थे, बड़े बड़े महान जो व्यक्ति होते थे वो सजेस्ट करते थे दैट सर्टेन व्हील्स वर यूज्ड एज स्पेशलाइज्ड सनडायल्स एंड द नॉलेज ऑफ दिस कैलकुलेशन वाज कीप्ट सीक्रेट फॉर जनरेशन। अब जो व्हील है, हमारा जो सनडायल जो उन्होंने व्हील को बना रखा है, वो एक ऐसा स्पेशलाइज्ड सनडायल्स को रिप्रेजेंट करता है, नॉलेज क्रिएट करता है वो, जो कि बहुत सालों से एक जो जनरेशन थी उन्होंने सीक्रेट रख रखा है, जिसके बारे में आज तक कभी तक किसी को पता ही नहीं चला है। क्योंकि जो हमारा व्हील है वो बहुत सारी चीजें अपने पास रखता है, कुछ चीजें तो हमें पता है, जैसे वो 12 महीने बताता है, 7 डेज वीक बताता है, हमारे दिन में 24 घंटे होते हैं, घंटे बताता है, टाइम बताता है कि किस हिसाब से कौन सा टाइम, कौन सी पूरी घड़ी बन रखी है वो बताते हैं घड़ी कहाँ पे चल रही है, कौन सा टाइम किस वक्त हो रहा है। तो और भी जो चीजें हैं वो भी तक इसमें छुप रखे, सनडायल्स जो इन्होंने लिख रखा वो छुप रखे, जिसको जो उस समय की जनरेशन होती थी, जैसे मान लो बनाया नरसिम्हा देवा ने, अब जो नरसिम्हा देवी की जनरेशन है, अब उन्हीं को पता होगा कि इसका रहस्य क्या है, तो वो अपनी जनरेशन टू जनरेशन वो चीजें चलाते हैं जिससे वो और किसी को नहीं बताते, ये एक सीक्रेट टाइप होता है। तो ये जनरेशन टू जनरेशन चलती आती है क्योंकि पहले की प्रथा रही है। अब यूनिक डिजाइन क्या है? अनलाइक कन्वेंशनल क्लॉक, यानी कि एक क्लॉक की तरह दिखता है। द व्हील्स मेजर टाइम्स इन एंटी क्लॉकवाइज फैशन। अब जो हमारी क्लॉक चलती है एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं चलती, क्लॉकवाइज चलती है, बट व्हील रिप्रेजेंट करता है एंटी क्लॉकवाइज का, इसका फैशन है वो एंटी क्लॉकवाइज में हमारा व्हील रिप्रेजेंट करता है। हमारी जो क्लॉक होती है वो क्लॉकवाइज में चलती है और ये जो व्हील है ये एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करता है। इसका एक यूनिक डिजाइन है। अब मिस्ट्री ऑफ द जाइंट मैग्नेट। अब मिस्ट्री क्या है एक जाइंट मैग्नेट की? The Konark Sun Temple mystery of the giant magnet involved in the 13th century. अब जो मिस्ट्री जो कनाक सन टेम्पल की मिस्ट्री है जाइंट मैग्नेट की, वो इन्वॉल्व हुई थी 13th सेंचुरी में जब ये बनवाया गया था। लेजेंड्स वेयर 52 यानी कि 52 टन लाइमस्टोन प्लेस्ड एट द टेम्पल समिट। अब देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, कहा जाता है जब ये मंदिर बना था ना, तो मंदिर के अंदर ना एक बहुत बड़ी 52 टन की एक मैग्नेट रखवाई गई थी जो कि चार्ज होती थी सन से। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक होल था जिससे फर्स्ट किरण जो आती थी ना सन की, वो बिल्कुल उसी पे गिरती थी, जिससे जो मैग्नेट थी वो फ्लोट करती थी, हवा में उड़ती थी, वो उस सन से ही चार्ज होती थी। उसमें ऐसा रहस्य था, कहा जाता है वो मंदिर के अंदर ही है, वो ऊपर ही ऊपर तैरती है यानी कि उड़ती है। और इसके अंदर एक भगवान एक आइडल की भी मूर्ति थी जो कि उसके साथ साथ वो भी हवा में फ्लोट करती थी। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी।
522 tons limestone placed at the temple summit supposedly caused the main sun god idol to levitate. जो मेन जो सन गॉड का आइडल होता था वो लेविटेट यानी कि हवा में उड़ सके, एक दिखा सके कि वो क्या चीज है. इट वॉज बिलीव टू बी सो पावरफुल इट डिस्ट्रीब्यूटेड पासिंग पोर्टुगीज. मतलब कि वो इतना पावरफुल माना जाता था कि वो जो मैग्नेटिविटी पावरफुल मानी जाती थी, जैसे पोर्टुगीज की शिप्स वगैरह आती थी, यानी कि कंपासेस लीडिंग टू इट्स रिमूवल कॉजिंग द मेन टावर टू फॉल. यानी कि कहा जाता है जब भी कोई समुद्र में शिप वगैरह आती थी तो जो 52 टन की जो मैग्नेट थी, जो लाइमस्टोन था, वो उन सबके जो कंपास थे वो उनको उल्टे डायरेक्शन में ले जाती थी. यानी कि आप जान सकते हैं ना मैग्नेट से कितनी सारी चीजें आगे चिपकती है. तो वही था कि जब भी वो मैग्नेट चार्ज होती थी, मैग्नेट जो थी उससे सारी चीजें आके अपना आप ही अपनी दिशा बदल लेती थी. यानी कि समुद्र से जो शिप्स वगैरह आती थी ना वो उसकी तरफ अपना आप खींची चली जाती थी. यानी कि उनका रास्ता कहीं और जाने का होता था बट वो उस मैग्नेट की वजह से अपना रास्ता कहीं और ले लेती थी. तो ये सारी चीजें. और जो मेन टावर था उसको भी गिरने से बचाती थी. ये हमारा मेन टावर यही था कर्नाटक का, और वो उसको बिल्कुल कॉजिंग द मेन टावर टू फॉल बचाने से बचाती थी. की एस्पेक्ट्स ऑफ द मैग्नेटिक लेजेंड. अब की एस्पेक्ट्स क्या है मैग्नेटिक लेजेंड्स के? द लेविटेटिंग आइडल, एक अंदर सूर्य भगवान का एक आइडल था. लेजेंड सजेस्ट द मेन आइडल वाज मेड ऑफ मटेरियल विद आयरन कंटेंट. कहा जाता है कुछ लेजेंड्स ये सजेस्ट करते हैं कि जो मेन आइडल था ना, मेन आइडल इसके अंदर जो कोणार्क टेम्पल के अंदर थे वो एक कंटेंट एक आयरन से बना रखे थे जो कि होवर्ड इन द एयर, जो कि एयर में उड़ते थे, वो एक ऐसे आयरन से बना रखे थे. बिटवीन अ टॉप मैग्नेट एंड मैग्नेटिक रीइंफोर्समेंट्स इन द वॉल्स. जो पर टॉप मैग्नेट होती थी, आप जैसे ये फोटो देख रहे हो तो इसमें यहाँ पे एक मैग्नेट का एरो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैग्नेट लगी हुई होती थी और नीचे हमारे टेम्पल आइडल होते थे जो कि इस मैग्नेट से लेके जो हमारी वॉल्स पे भी मैग्नेट की थोड़ी रेनफोर्समेंट हो जाती थी, यानी फोर्स लगता था वॉल्स के अंदर भी, किसी वॉल्स ही इस प्रकार से बन रखी थी. तो इसलिए वो जो हमारे आइडल थे वो हवा में उड़ते थे, यानी कि हवा में उनको फ्लोट करते हुए दिखाते थे. द 52 टन जो लाइमस्टोन था, मैसिव मैग्नेटिक स्टोन था एक, जिसको हम लॉर्ड स्टोन भी कहते हैं, was allegedly installed at the top of the main sanctuary विमाना. अब वो कहाँ पे इंस्टॉल करा गया था? मेन सेंचुरी में. यानी कि विमाना ऊपर का जो टॉप फ्लोर होता था ना, जैसे ऊपर का जो मंदिर का आप देखते हो कई मंदिर पे ऊपर कलश वगैरह लगे होते थे, उस उधर की साइड ही इन्होंने उस मैग्नेट को रख रखा था, जिससे उसको विमाना कहा जाता है, ऊपर के उस फ्लोर को, कि जिससे कि जो नीचे के फ्लोटिंग आइडल्स हैं या जो वॉल्स में फोर्स लग रही है वो हवा में उड़ सके. एक उस जमाने की हाई एडवांस इंजीनियरिंग थी ये भी. द ब्लैक पगोड़ा क्या है? ड्यू टू द इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड थी, बहुत हाईली मैग्नेट थी ये, डिस्ट्रप्टिंग कंपासेस मतलब कि जो कंपास वगैरह होते थे ना उनकी डायरेक्शन चेंज कर देती थी. अगर आप अपने साइंस वगैरह में पढ़ा होगा कि जब भी किसी कंपास के पास हम किसी मैग्नेट को लाओगे तो जो उसकी डायरेक्शन होती है वो चेंज होने लग जाती है. जिस साइड वो डायरेक्शन जिस साइड मैग्नेट होगी उसी साइड वो जाने लगेगी. तो जो यूरोपियन सेलर्स जो थे रेफर टू द टेम्पल एज अ ब्लैक पगोड़ा. अब जो यूरोपियन सेलर्स थे उन्होंने इसका नाम कैसे रखा? इसलिए रखा ब्लैक पगोड़ा क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड से डिस्टर्ब करता था कंपास को, इसलिए जो यूरोपियन सेलर्स उन्होंने इसका नाम ब्लैक पगोड़ा रख दिया था. पोर्टुगीज इंटरवेंशन. अब जो पोर्टुगीज थे उस समय जो पोर्टुगीज थे उनका इंटरवेंशन कब हुआ? उन्होंने मतलब कि उन्होंने अब इसके अंदर एंटर कैसे करा? इट इज रूमर्ड. अब कुछ रूमर यानी कि अफवाह वगैरह फैलती है कि जब दैट पोर्टुगीज सेलर से कहा जाता है कि एक अफवाह भी है बट कह नहीं सकते कि अफवाह क्या है. जो समय पोर्टुगीज सेलर्स होते थे ना, जो सेलिंग करने आते थे इधर से उधर, तो उन्होंने 16th सेंचुरी के अंदर जो हमारे जो टेम्पल में जो मेन मैग्नेट थी उसको रिमूव कर दिया था, यानी कि हटा दिया था उस टेम्पल से, टू स्टॉप द कंपासेस फ्रॉम फॉलिंग, कि अपने कंपास को फॉल गिरने से रोक सके. क्योंकि आपको पता है मैग्नेट, अगर मैग्नेट की फोर्स ज़्यादा होती है तो कैंपस का जो वो होता है
वो कंपास होता है अपनी डायरेक्शन से हट जाता है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है, विच कॉजेज स्ट्रक्चरल कोलैप्स ऑफ द मेन टावर। अब जो मेन टावर था उसके गिरने का एक यही वजह था क्योंकि वो सिर्फ एक 52 टन के मेन मैग्नेट पे ही टिक रखा था। वो मैग्नेट हटा दी तो जो मेन टावर का जो स्ट्रक्चर था वो कोलैप्स हो गया। इस समय पे वो मेन टावर है ही नहीं, वो गिर चुका है। क्योंकि मैं जब गई थी तो हमने देखा था, क्योंकि मंदिर अभी आप फोटो में जिस हिसाब से देख रहे हैं बहुत पुरानी फोटो है, ये समय की फोटो है ही नहीं। तो हमारा जो टेम्पल है वो इस समय अब दिखता ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल अलग दिखता है। तो कहा जाता है जो पोर्टुगीज है उन्हीं की वजह से हमारा जो टेम्पल था वो कोलैप्स हुआ था और वो जो मेन जो स्ट्रक्चर था, मेन जो टावर था वो नीचे आके गिर गया था, जिससे कि वो संभल नहीं पाया। उस 52 टन के उससे उसी पे टिक रखा था, क्योंकि अगर ऊपर से कोई रेज वगैरह आती है सन की, जो पहली किरण थी वो उसी से चार्ज होती थी, फ्लोट होती थी, जिससे कि जो वॉल्स थी वो उस पे इतना फोर्स लगाती थी कि वो उसको खड़ा रख सकती थी। जब तुम्हारी वो 52 टन की जो मैग्नेट है वो ही नहीं रहेगी तो जो फोर्स जो वॉल पे लग रखी है तो वो बिल्कुल लूज हो जाएगी, जिससे कि वो टावर ही नीचे आ गया। अब साइंटिफिक एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है मिस्ट्री ऑफ द जायंट मैग्नेट के। स्ट्रक्चर जो मैग्नेट था, मैग्नेट का स्ट्रक्चर था वाइल 52 टन की मैग्नेट थी इज लाइकली मिथ, कहा जाता है माइथोलॉजिकल है, बट हमें मानना नहीं चाहिए कि माइथ है। एक वो कहा जाता है एक रहस्य भी हो सकता है, एक असली हकीकत भी होती है, क्योंकि कह सकते हैं कि असली हकीकत मिलता, कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ एक झूठ है, बट झूठ नहीं है, एक सच्चाई भी है। हिस्टोरियंस नोट से उस समय के हिस्टोरियंस होते थे उन्होंने नोट करा दैट आयरन जो प्लेट्स होती थी उस समय, आयरन की जो प्लेट थी एंड बीम्स वेयर यूज्ड टू रेनफोर्स द स्टोन कंस्ट्रक्शन। जो समय जो आयरन प्लेट्स थी वो ऐसे लगाई जाती थी कि जो स्टोन का कंस्ट्रक्शन है वो उसको बिल्कुल फोर्स में रखे, यानी कि गिरने से बचा सके, which could have created a magnetic field fueling the legend। अब इन्होंने इसमें बता रखा है कि जो उन्होंने आयरन प्लेट्स का यूज कर रखा था कि आयरन प्लेट्स ना जो स्टोन जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको रेनफोर्स करके उन पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाती है, जिससे कि वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करी थी, जिससे कि जो कंस्ट्रक्शन है वो सेफ रह सके। इन्होंने ये बता रखा है। अनसर्टेनिटी, नो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। अब देखो नो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स दिखा रखे हैं, एग्जिट्स की मैग्नेट थी वहाँ पे, मैग्नेट का कोई रिमूवल कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड है ही नहीं। एंड द एग्जैक्ट रीजन फॉर द कोलैप्स ऑफ द मेन टावर, द विमाना, जो मेन टावर था उसका नाम विमाना रखा गया था, रिमेन्स अननोन, किसी को पता ही नहीं है कि वो किस लिए कोलैप्स करा गया था। थ्रू मैनी बिलीव्स इट वाज ड्यू टू अ वीक फाउंडेशन और नेचुरल डिजास्टर। अब कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि वो किस लिए गिरा था, क्योंकि वीक फाउंडेशन थी, बट ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पुराने जमाने में कोई इतना वीक एक टेम्पल बना ले, एक कोई इतना वीक फाउंडेशन कर ले। और कुछ लोग कहते हैं नेचुरल डिजास्टर, बट ऐसे कैसे हो सकता है एक इतनी दूर समुद्र से, एक इतना दूर एक साफ सुथरे इलाके पे तुमने एक टेम्पल बनाया था, वहां पे नेचुरल डिजास्टर से आके गिर जाए। ये बात झूठ भी हो सकती है कि कुछ लोग कहते हैं, अभी आपने पीछे पढ़ा कि पोर्टुगीज जो थे वो आके स्टोन को उन्होंने जो मैग्नेट है उसको हटा दिया, और क्या पता वो मैग्नेट को अपने साथ ही ले गए हो आगे और यूज करने के लिए, ये भी कहा जा सकता है। इसलिए कि आगे के जो लोग थे उनको यही नहीं पता चल सका कि कभी मैग्नेट थी या नहीं थी, क्योंकि आप कहते हैं ना जनरेशन टू जनरेशन जो चीजें चलती हैं वो कुछ ही जनरेशन तक जान जाते हैं, आगे जो लोग आते हैं उनको पता ही नहीं होती कि वो बात क्या हुई, क्योंकि उस समय तक वो जो चीजें होती है ना वो छुपा दी जाती है, वो उनकी जो एग्जिस्टेंस होती है वो गायब कर दी जाती है, यानी कि वो पहले के ही लोगों को पता रहती है, आगे जो लोग आते हैं उनको कभी पता ही नहीं चल पाती, क्योंकि उनके बारे में कभी जिक्र या कभी कोई बात ही नहीं करी पाती है। तो मेन रीजन इसका यही है। तो यही एक चीज थी कि अब कुछ लोग बोलते हैं, कुछ साइंटिफिक हिस्टोरिकल बोलते हैं कि उन्होंने कभी इसका रिकॉर्ड उनको मिला ही नहीं, मैग्नेट का रिमूवल, वो कहते हैं डिजास्टर है। बट जो उस समय जो पहले के लोग हुआ करते थे जिनको इन सब के बारे में पता होता था वो सब इन लोगों को जानते कि हाँ एक असली में थी, और जो बाहर से लोग आए थे उन्होंने अपने कंपास वगैरह को बचाने के लिए उन्होंने पूरी मैग्नेट को ही गायब कर दिया। अब द र्यून, अब क्या र्यून था, टुडे ओनली द ऑडियंस होल जो जगमोहन है रिमेन स्टैंडिंग, क्योंकि मेन टावर के अंदर ही था ये दोनों होल, क्योंकि मेन जो अब होल बचा ऑडियंस होल वो ही जगमोहन है,
इस समय वही खड़ा हुआ है, वाइल द जो मेन टेम्पल टावर है where the magnetic activity जहाँ पे होती थी वो supposedly concentrated has collapsed, जो कि बिल्कुल इतना मजबूत तरीके से बनाया गया था मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। जैसे ही वो मैग्नेट हटी तो वो बिल्कुल ही कोलैप्स हो गया, बिल्कुल ही नीचे आ गया। आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय की हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी थी कि एक मैग्नेट पे पूरा टावर खड़ा था और एक आइडल जो उसमें फ्लोट करता था एक मैग्नेट के ऊपर। अब जैसे वो मैग्नेट मेन जो उसका जो सीन, अगर आप किसी घर में से किसी चीज को कोई मेन जो उसकी नींव होती है वो ही हटा दोगे, मेन जो पत्थर होता है वो ही हटा दोगे तो क्या आपका पूरा घर टिक पाएगा? तो ये ऐसा टेम्पल में था कि मेन जो माना जाता है उसका एक मैग्नेट थी, जो मैग्नेट हटा दी गई और जिससे पूरा का पूरा टेम्पल ही कोलैप्स हो गया। अब उस टेम्पल की कोई कहानी ही नहीं रहती, बस कहानी ये रहती है कि वो सूर्य भगवान को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया था। अब फ्लोटिंग आइडल मिस्ट्री क्या है? अगर आप पिक्चर में देख रहे हैं सूर्य भगवान की पिक्चर है, फोटो है जो आप देख सकते हैं। लेजेंड्स कहते हैं सराउंडिंग द 30th सेंचुरी जो कोणार्क टेम्पल था उड़ीसा में, इंडिया सजेस्ट द मेन सूर्य आइडल वंस फ्लोटेड इन मिड एयर, यानी कि जो मेन जो सूर्य का आइडल होता था वो 13th सेंचुरी के अंदर हवा में फ्लोट करता था विद द सैंक्टम सस्पेंडेड बाय अ मैसिव 52 टन लोड स्टोन। किस लिए? कि वो जो ऊपर जो 52 टन का जो स्टोन था उस समय वो ऊपर था, विमानक के ऊपर था जिससे फोर्स लगती थी, इसलिए वो जो स्टोन जो हमारी फ्लोटिंग आइडल थी वो हवा में उड़ती थी। एट द टॉप, क्योंकि टॉप पे लग रखा था, बैलेंस बाय मैग्नेट इन द वॉल, की जो बैलेंस था वो मैग्नेट वॉल्स में भी बैलेंस रहता था, इन द वॉल्स फ्लोर पे भी बैलेंस था, एंड द आयरन रीच आइडल इटसेल्फ, जो आयरन थी ना उसकी रीच आइडल्स की तरफ खुद ही आ जाती थी, जिससे कि अगर मान लो ऊपर एक बहुत हाईली उस पर मैग्नेट लग रखी है, अब उसकी मैग्नेट की जो फोर्स है वो वॉल्स में भी जा रही है, फ्लोर में भी जा रही है, अब वो क्योंकि फ्लोर और वॉल्स में आयरन की प्लेट्स वगैरह लग रही थी, अब जैसे वो एक दूसरे से कनेक्ट होगी तो जो बीच के जो फ्लोटिंग आइडल है, जो आइडल रखा गया है सूर्य भगवान का, तो वो अपना आप ही हवा में उड़ने लगेगा। तो ये थी फ्लोटिंग आइडल की मिस्ट्री। एंड अगर वो मैग्नेट हटा दी, मैग्नेट उसके बाद हटा दी तो उसके बाद ये फ्लोटिंग जो आइडल थे ये भी नहीं फ्लोट कर पाती क्योंकि कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं लगी तो कहाँ से फ्लोट करी। एंड उसके साथ साथ ये जो फ्लोटिंग आइडल थी ये भी उसी के साथ कोलैप्स हो गई थी। अब की डिटेल्स क्या है मिस्ट्री के? इस समय जो आप ये पूरी पिक्चर देख रहे हैं आपकी उसमें सेम पिक्चर ऐसी ही है क्योंकि मैं अभी होकर आई थी तो सेम ऐसे ही मंदिर बन रखा है। The floating mechanism क्या था इसका? The idol was supposedly suspended without physical support due to a complex ancient magnetic arrangement. अब जो आइडल की उसको सस्पेंड कर दिया गया इसलिए क्योंकि वो फिजिकल सपोर्ट तो था नहीं, वो एक एंशिएंट मैग्नेट के सपोर्ट पे टिक रखी थी। जैसे वो मैग्नेटिक क्योंकि उसी के हिसाब से वो फ्लोट करती थी। जब वो मैग्नेट हटा दी या गायब किया, कभी मैग्नेट थी ही नहीं, तो अगर मान लो कभी मैग्नेट थी ही नहीं तो वो फ्लोट कैसे, जो आइडल था वो कैसे फ्लोट कर रहा था? जब मैग्नेट थी जब तो वो फ्लोटिंग हो रही थी ना, तो ये उसी के चक्कर में टिक रखी। अब जब ब्लैक पगोड़ा लेजेंड से द इंटेंस मैग्नेटिक फोर्स जो थी बहुत हाईली मैग्नेटिक फोर्स लगती थी ऑफ द लॉर्ड स्टोन वाज सेड टू इंटरफेयर विद द कंपासेस ऑफ सेलिंग। तो लॉर्ड स्टोन थी ना बहुत इंटरफेयर करता था कंपास को सेलिंग के लिए। अब कुछ बाहर से लोग आते थे वो सेलिंग के लिए आते थे, यानी कि जैसे वो लोग पोर्टुगीज आ रहे हैं इंडिया को सेल करने के लिए या कहीं और जा रहे, किसी और देश में जा रहे हैं, तो उस समय पे उनको बहुत दिक्कत आती थी उस देश से जाने में क्योंकि जो कंपास था ना उसका फोर्स बहुत ज़्यादा था। सेलिंग शिप्स कॉजिंग देम टू लूज डायरेक्शन, वो अपनी डायरेक्शन ही भूल जाते थे। नियर द कोस्ट के पास आते ही उनकी डायरेक्शन हमेशा चेंज हो जाती थी। अर्निंग द टेम्पल द निकनेम ब्लैक पगोड़ा के नाम से इन्होंने उसका नाम रखना स्टार्ट कर दिया था। रिमूवल ऑफ द मैग्नेट, अब मैग्नेट का रिमूवल क्या है? लोकल एंड लेजेंड्स क्लेम करते हैं, वहाँ के जो लोकल और जो लेजेंड्स है वो कहते हैं जो पोर्टुगीज सेलर्स थे और यूरोपियन या पायरेट्स जो थे, पायरेट्स जो शिप्स वगैरह पे घूमते हैं, कुछ लूटने वगैरह के लिए भी होते हैं, कुछ अपना सामान वगैरह के लिए भी आते हैं, उन्होंने रिमूव कर दिया था सेंट्रल मैग्नेटिक जो था स्टोन का, उन्होंने रिमूव इसलिए करा था कि इंटरफेरेंस स्टॉप कर सके वो
नेविगेशन के लिए एक अपने कंपास को गिरने से कि कंपास कभी अपने डायरेक्शन में चेंज कर सके, इसलिए उन्होंने उस स्टोन को ही हटा दिया था। विच अलॉन्ग विद द रिमूवल ऑफ टॉप सपोर्टिंग, जिससे कि ऊपर का जो टॉप सपोर्ट था वो भी एक मैग्नेट ही था, जिससे पूरा टेम्पल जो मेन टावर था वो उस पर टिका हुआ था। जैसे वो हट गया तो उसका टॉप सपोर्ट था वो भी हट गया एंड कॉज द मेन टेम्पल टावर विमाना टू कोलैप्स, की उसकी एक वजह ये गिरने की मैग्नेट हटा दी, तो उसी के बाद से टेम्पल नीचे आगे गिर गया। सन रेज अलाइनमेंट, अब सन रेज अलाइनमेंट क्या है? इट इज बिलीव दैट द फर्स्ट मॉर्निंग सन जो आती थी, रेज passing through the temple world would reflect from a diamond placed at the crown of this floating idol. अब कहा जाता है जो टेम्पल की फर्स्ट रेज आती थी ना, वो सीधा टेम्पल के ऊपर वाले हिस्से से आती थी, जो कि सीधा जो हमारे फ्लोटिंग आइडल थे उनका जो क्राउन था वो डायमंड का था, जो सबसे पहले आके उस पे गिरती थी, इसलिए सनरेज अलाइनमेंट कहा जाता है। While these narratives are widely, जो कि नरेट करते हैं वो कहते हैं accepted in local folklore, जो folklore क्या होता है? पुरानी कथाएं, यानी पुरानी मैथोलॉजी, जो कि सिर्फ लोकल जानते हैं उस समय जो रहते थे, या उनकी जो जनरेशन चली आ रही है सिर्फ उनके अलावा और कोई चीजें नहीं जानते हैं। एंड हिस्टोरिकल गाइड, द ओरिजिनल जो मेन आइडल है हैज बीन लॉस्ट एंड द सेंट्रल टावर कोलैप्स, उसी समय वो गायब हो गया था, यानी कि हम उसी समय इसको खो चुके थे जब जो मेन टावर है वो कोलैप्स हुआ था। सेंचुरीज अगो लिविंग ओनली द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, देखिए बहुत पहले जब कोलैप्स हुआ था तब कोलैप्स हो गया था मेन टावर, तो उसके बाद से उसकी कोई चीज तो रही नहीं, कोई मेन चीज तो रही नहीं, जो उसके आसपास का जो सराउंडिंग थी, यानी कि बाकी के जो आगे पीछे जो छोटे मोटे मंदिर बना रखे थे, या जो मेन स्ट्रक्चर जो था, मेन स्ट्रक्चर को छोड़ के बाकी जो चीजें थी, सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स विजिबल टुडे सच एज द नाटा मंदिर जो है, डांसिंग वॉल एंड आइकॉनिक शैरोट फील्ड्स है, बस आज के ज़माने में वही देख सकते हैं। जो मेन जो टेम्पल था, मेन जो टावर था और जो मेन जो फ्लोटिंग वो थी, वो कोलैप्स होने के बारे आज हम वो बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो बंद कर दिया गया है। कोलैप्स होने के बारे बिल्कुल बंद है, क्योंकि अभी मैं जब गई थी तो मैंने देखा था जो टेम्पल का मेन जो हिस्सा था ना, उसके बाहर की साइड पे ईंटे से कवर कर रखा है, जिससे कोई अंदर जा ही नहीं सकता, बिल्कुल ईंटों से कवर है और वो बहुत ऊंचाई पे बन रखा है, क्योंकि उस समय की एडवांस टेक्नोलॉजी इतनी थी कि वो ऊंचाइयों तक बनाते थे, जिससे कि कभी क्योंकि कहते हैं पुराने जो टेम्पल होते वो इतने मजबूत होते थे और इतने अच्छे से उन्होंने बना रखे थे। अगर आप आज भी कभी उड़ीसा जाते हो कोणार्क टेम्पल घूमने के लिए, तो आपको सिर्फ नाटा मंदिर और जो आइकॉनिक शैरोट फील्ड्स है सिर्फ आपको वही देखने को मिलेंगे, और उसके अलावा वहाँ पे कुछ नहीं देखने को मिलेगा। Why did the temple collapse? अब टेम्पल क्यों कोलैप्स हुआ? आप इस फोटो में भी देख सकते हैं कि लिखा है इन द कोर्स ऑफ टाइम, जो कोणार्क का मैग्निफिसेंट सन टेम्पल था, उसका जो मास्टरपीस था वो आर्कियोलॉजिक साइंस लॉस इट्स ग्लोरी, हिस्ट्री इज ऑलमोस्ट साइलेंट अबाउट इट। मतलब कि जब से उसने अपनी मेन ग्लोरी, यानी कहते हैं ना मेन जो खास हिस्सा जो होता है, अगर कोई चीज इंसान खो दे या कोई टेम्पल खो दे अपनी खासियत, तो उसके बाद से उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, तो यही इस टेम्पल का रहस्य था। द 13th सेंचुरी जो कोणार्क सन टेम्पल था, जब वो कोलैप्स हुआ ड्यू टू अ परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ एनवायरनमेंट। अब कहा जाता है कि जो कोणार्क सन टेम्पल है वो पूरा कोलैप्स इस वजह से हुआ, इन्वायरमेंटल की वजह से, यानी कि स्टॉर्म्स आए, बहुत खतरनाक स्टॉर्म्स आए, इन्वायरमेंट में डिके, जियोलॉजिकल शिफ्ट हुए एंड डेलिब्रेट डैमेज हुआ पूरे टेम्पल को। वाइल द मेन सेंचुरी शिखारा, मेन सेंचुरी को हम शिखारा कहते थे, क्रम्बल ओवर सेंचुरी तक चली आ रही थी, द डेलिब्रेट रिमूवल ऑफ की स्ट्रक्चरल। अब कहा जाता है कुछ जो शिखारा यानी कि सेंचुरी से कहा जाता है कि जब से मेन जो की थी उस पूरे स्ट्रक्चर की लोड स्टोन उसको हटाया था, उसी के बाद से कोस्टल वेदरिंग डूम द मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स, यानी कि एक मैग्नेट को हटाने से की बात से टेम्पल धीरे धीरे कोलैप्स होने लग गया था, और आगे जाके इसका नाम क्या रख दिया था कि छुपाने के लिए भी कहा जा सकता है, और कुछ और भी चीजों की वजह से कहा जाता है कि वो एक एनवायरमेंटल की वजह से हुआ था, यानी कि
स्टॉर्म्स, बारिश या रेन या बड़े खतरनाक तूफान वगैरह आते तो उसकी वजह से टेम्पल कोलैप्स हो जाता है। वैसे तो ये 2 रीजन है, बट आप अपने हिसाब से बताएं कमेंट में कि आपको एक सही रीजन कौन सा लगता है टेम्पल के कोलैप्स होने का। जियोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी एंड फाउंडेशन फेलियर क्या था? ये जो टेम्पल आप देख रहे हो सेम टू सेम ऐसे ही गिरा पड़ा था। Recent scientific studies में आया है indicate that the temple was built in an area that experienced significant tectonic and hydrological shift. अब कुछ साइंटिफिक्स जो थे वो ये कहते थे कि जो टेम्पल है वो ऐसे एरिया में बना रखा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्टोनिक और हाइड्रोलॉजिकल शिफ्ट्स आते हैं। बट आपको लगता है ऐसा हो सकता है कि वो एरिया ही ऐसा हो जब एक इतना सुंदर, इतना बड़ा मंदिर कोई बना सकता है बिना किसी टेक्नोलॉजी के, तो क्या वो टेम्पल इतने आसानी से नीचे आ सकता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट इन्होंने साइंटिफिक रिसर्च में ये क्या रखा है कि वो एक ऐसे एरिया पे बन रखा था जहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक, एक टेक्टोनिक शिफ्ट आते थे और हाइड्रोलॉजिकल शिफ्ट आए जिससे वो टेम्पल कोलैप्स हो सकता है। द ड्राइड रिवर बेड, अब कह रहे हैं कि जो वहाँ की रिवर थी वो भी ड्राई होने लगी थी। द टेम्पल वॉज हिस्टोरिकली सिचुएटेड नियर द चंद्रभागा रिवर, उसके पास है, जिसकी वजह से टेक्टोनिक शिफ्ट आते थे causing the river to dry up and vanish। कहा जाता है चंद्रभागा रिवर थी वो धीरे धीरे टेक्टोनिक शिफ्ट की वजह से गायब होने लगी थी और वो बिल्कुल ही वैनिश हो गई थी। कहा जाता है हालांकि जो चंद्रभागा रिवर थी वो गायब हो गई थी, बट आप इस समय पे जाओगे तो आपको चंद्रभागा रिवर तो नहीं मिलेगी पर चंद्रभागा बीच जरूर मिलेगा, जो कि कोणार्क सन टेम्पल से बहुत पहले भी नहीं, थोड़ा सा ही पहले पड़ती है। अब सॉइल डिस्टेबलाइजेशन क्या थी इसकी? द डिसअपीयरेंस ऑफ द रिवर डिस्टेबलाइज द सॉफ्ट डेल्टा सेडिमेंट्स जो थे वो डिसअपीयर होने लगे थे बीनेथ द टेम्पल की जो फाउंडेशन थी वहां से, causing the massive structure to sink unevenly and lose its structural integrity। कहा जाता है कि नीचे के जो वहाँ के जो सॉफ्ट डेल्टा सेडिमेंट थे वो धीरे धीरे टेम्पल के फाउंडेशन से हटने लगे, गायब होने लगे, जिससे कि जो मैसिव स्ट्रक्चर था वो धीरे धीरे अपनी जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी थी वो खोने लगा। पर आप मानते हो ये सब चीजों में? जो साइंस में बिलीव करता है वो जरूर मानता होगा, बट फिर भी एक बार कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि इसकी असली वजह क्या हो सकती थी। अब environmental and material decay क्या था? Located on the harsh coastline of the Bay of Bengal के harsh coastline पे locate करता था। The temple was highly vulnerable to its environment। जो temple था वो बहुत high vulnerable था अपने environment को लेकर। Saline corrosion क्या था? Saline corrosion, the exterior was built using condylarthite stone से बनाया गया था। A highly porous metamorphic stone था वो, एक and salty ocean की वजह से winds enter करती थी। The pores of the rock था वो crystallize होता था and settle strong from within। मतलब कि अब देखते हो आप जो salty ocean होता है उनकी जो हवा उड़ती है वो सीधा stones पे जाके लगती थी, कहा गया, and जो उसके stones होते हैं वो crystallize, यानी छोटे छोटे हिस्सों में हो जाते थे जिससे कि वो जो पूरा stone होता था ना वो झट से ही shattered हो जाता था, यानी कि टूट जाता था। अब कैलोनाइजेशन क्या है? सी वाटर रिएक्टेड विद मिनरल्स, जो सी वाटर होते हैं वो रिएक्ट करते हैं मिनरल से इन द रॉक, जो मिनरल्स रॉक के मिनरल्स होते हैं उससे रिएक्ट एंड फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म द लोड बियरिंग स्टोन इनटू अ सॉफ्ट कैलोनेट क्ले ओवर द सेंचुरीज। जो वहाँ के जो फंडामेंटली जो ट्रांसफॉर्मिंग थी ना लोड बियरिंग स्टोन की, वो धीरे धीरे कैलोनेट क्ले ओवर द सेंचुरी से ऐसे करते करते वो धीरे धीरे हटने लगी थी, गायब भी नहीं, धीरे धीरे टूटने लगी थी। अब डेलिब्रेट इन्वेजन एंड वेंडलिज्म क्या था? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कहता है इंक्लूडिंग द लोकल टेम्पल जो वहाँ के थे, क्रॉनिकल्स माडाला पांजी एंड डॉक्यूमेंट सिग्निफिकेंट फिजिकल डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। अब ये लोग कहते हैं कि एक फिजिकल डिस्ट्रक्शन आया था 16th सेंचुरी के अंदर, जो कि एक टेम्पल का कोलैप्स होने का भी था रीजन। द कालापाड़ा इन्वेशन जो हुई थी इन 1568 के अंदर, एन इन्वेडिंग जनरल नेम
कालाफाड़ा, वहाँ के जनरल था, उसका नाम भी कालाफाड़ा था, अटैक उड़ीसा एंड डेलिबरेटली डैमेजेस सन टेम्पल। कहा जाता कि 1568 के अंदर एक कालाफाड़ा नाम का एक जनरल आया था जो कि एक ब्रिटिशर था जिसने उड़ीसा पे अटैक करा था एंड उसके बाद से उसने बहुत सारे डैमेज करते सनकोराक टेम्पल को। ठीक है, जानते हो ब्रिटिशर्स हो या मुगल्स वगैरह हो, वो लोग जब भी आते थे इंडिया या किसी भी टेम्पल पे जब भी हमला करते थे तो उनका मतलब एक ही रहता था कि पूरे उससे वहां से सोना चुराए और वहां से निकल जाए। और हमारे टेम्पल के अंदर बहुत सोना होता था, बहुत। आपने सुना ही होगा सोमनाथ के अंदर तो कम से कम 20 मिलियन के आसपास सोना था जो कि चुराया गया था। तो हमारे टेम्पल के अंदर गोल्ड होने की वजह से उन लोगों ने वो लोग हमला करते थे और जीतना चाहते थे उस पूरी स्टेट को। इसी की वजह से एक डेलिबरेटली डैमेज भी है सन टेम्पल को। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द की स्टोन क्या है? अब डिस्प्लेसमेंट इन्वेडर्स डिसमेंटल पार्ट्स ऑफ द टेम्पल। अब जो वहाँ के जो इन्वेडर्स थे वो धीरे धीरे करके वहाँ के पार्ट्स जो थे टेम्पल के वो आते थे अपने साथ ले जाते थे, क्योंकि बहुत ही ऐसे तरीके से हमारा टेम्पल बना गया था जो कि आज तक कभी उसके स्टोन्स वगैरह या कोई भी चीज़ हो वो कभी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि उस समय में ही उन लोगों को ही पता थी ये चीज़ें कहाँ से मिलती थी और कहाँ से लाई जाती थी। डिस्प्लेस द दादी नोटी द मैसिव की स्टोन जो था एट टॉप। अब जो बाहर से एक इन्वेडर आए थे उन्होंने हमारे जो टॉप पे टेम्पल के टॉप पे एक ऐसा की स्टोन लग रखा था जिसका नाम धादी नोइटी था, जो कि वो इन्वेडर्स आके ले गए और वो बहुत एक मेन की स्टोन था हमारे पूरे टेम्पल का एक टॉप पे। विदाउट दिस की स्टोन होल्डिंग द रूफ। अब उस की स्टोन के ही बिना अब रूफ तो होल्ड हो नहीं सकती, वहाँ की छत नहीं रह सकती। टुगेदर द स्ट्रक्चर ग्रेजुअली क्रम्बल एंड इवेंचुअली कोलैप्स अंडर इट्स ओन वेट। यानी कि उसी के चक्कर में जो टेम्पल था वो अपने ही वेट के साथ वो कोलैप्स हो गया था। मान लो आपका जो रूफ है, ठीक है, अब आपकी रूफ का जो बीच का हिस्सा है वही तोड़ दिया जाए, ठीक है, वही तोड़ दिया जाए तो आपकी क्या रूफ बचेगी? आपको पूरा घर बचेगा? नहीं, आपको पूरा घर ही गिर जाएगा। कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ की हम नींव रखते हैं, किसी चीज़ को जो मेन जो चीज़ होती है खड़ा रखने वाली, अगर वही हम नीचे गिरा दें तो वो कभी खड़ा हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो यही था इस पूरे टेम्पल का एक की स्टोन हटाने का जिसका नाम धार्मिक था। इन्होंने इन्वेडर्स ने हटाया और उसी के बाद से वो टेम्पल कोलैप्स हो गया था। अब फ्लोड इंजीनियरिंग एंड लेजेंड ऑफ द मैग्नेटिक स्टोन क्या है? रस्टिंग आयरन क्लैम्प्स। आपको कहते हैं कि जो आयरन जो क्लैम्प्स हैं उनसे रस्ट पड़ने लगी थी, बट ये कहा जाता है उस समय पे वो लोग जो काम करते थे उनका जो आयरन था वो ऐसी चीज का बनता था जिससे कभी उस पर रस्ट ही नहीं लगता था। तो उस पर रस्टिंग कैसे लग गई? द टेम्पल के जो ब्लॉक्स थे दे आर हेल्ड टुगेदर बाय आयरन क्लैम्प से उन्होंने उनको एक दूसरे से पकड़ रखा था। रेदर देन सीमेंट, वो सीमेंट का यूज नहीं करते थे उस समय, वो आयरन के क्लैम्प्स का यूज करते थे। ओवर सेंचुरीज कहा जाता है कि अब उस पर धीरे धीरे मॉइस्चर एंड एयर कॉज होने लगी, जिससे जो आयरन का जो रस्ट था वो धीरे धीरे आयरन पे रस्ट आने लगा एंड एक्सपेंड बढ़ गया, जिससे फ्रैक्चरिंग द स्टोन्स फ्रॉम द इनसाइड आउट एंड जिससे धीरे धीरे जो स्टोन से अंदर और बाहर से टूटने लगी। बट कहा जाता है ऐसा हो सकता क्योंकि हमारा कोणार्क टेम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद ही आया है, बहुत बाद। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग जब ऐसा काम कर सकते हैं बिना किसी रस्ट लगे आयरन बना सकते जिससे आयरन पे कभी रस्ट ही ना लग सके, तो क्या आगे के लोग नहीं कर सकते ये वाला काम? जरूर कर सकते। तो ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे मॉइस्चर खा जाएगा? द लेजेंड ऑफ द लॉर्डस्टोन क्या है? पॉपुलर जो लोकल थे वहाँ के जो फोकलोर बताते हैं, मेन जो वहाँ की कथा बताते हैं, क्लेम द टेम्पल मेन सेंचुरी में जो टेम्पल था वो परफेक्टली बैलेंस बाय मैसिव 52 टन के, वो बिल्कुल बैलेंस में था, कभी कोई दिक्कत नहीं आती, अगर वो कभी स्टोन हटता नहीं, वो बिल्कुल बैलेंस खड़ा हुआ था। नोट्स एट द टॉप एंड अ सीरीज ऑफ फ्लोटिंग मैग्नेट्स, यानी कि टॉप पे था एंड जो नीचे थी वो फ्लोटिंग मैग्नेट्स थी, फ्लोट करती थी वो मैग्नेट हवा में। Legend states that invading armies और passing यूरोपियन सेलर्स जो थे, जो आर्मीज इन्वेड होती थी वहाँ पे, जो पास के यूरोपियन सेलर थे, who found that the मैग्नेट जो थी
वो फाउंड दैट द मैग्नेट डिस्टर्बटेड शिप्स, जो मैग्नेट थी वो बहुत डिस्टर्ब करती थी शिप्स वगैरह कंपास को, जिसकी वजह से उन्होंने उसको रिमूव कर दी। एंड जो प्राइमरी लॉर्डस्टोन था एंड वही एक मेन चीज़ है, मैग्नेट हटाने से पूरा का पूरा टेम्पल ही कोलैप्स हो गया, जिससे मैग्नेट का बैलेंस नहीं बना एंड पूरा का पूरा जो टेम्पल था वो नीचे आ गया। यानी कि आप जान सकते हैं आधी से ज़्यादा चीज़ में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है कि अगर आप वहाँ के फोकलोर यानी बहुत जो सबसे मेन फोकलोर हो, जो सबसे फेमस हो, वो यही कहती है कि एक 52 टन का एक लॉर्डस्टोन था जो कि हवा में उड़ता था, जिसकी वजह से नीचे जो फ्लोटिंग आइडल था वो भी हवा में रहते थे। उनके फोर्स की वजह से पूरा पूरा टेम्पल खड़ा था। लेकिन जैसे इन्होंने अपने ही काम के लिए जो सेलर्स वगैरह आते थे, अपने शिप्स वगैरह को यानी कि अपने कंपास वगैरह को बचाने के लिए उन्होंने पूरा का पूरा टेम्पल का सत्यानाश कर दिया। यानी कि पूरा का पूरा एक स्टोन हटा दिया, एक मैग्नेट हटा दिया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा टेम्पल ही नीचे आ गया, सिर्फ एक अपनी जगह को भूलने से। यानी कि उनका टेम्पल उनका जो मैग्नेट होता था वो एक जगह, मतलब आप जान सकते हैं कि अगर आप ईस्ट जा रहे हो एक मैग्नेट की वजह से आप वेस्ट में भी जा सकते हैं, उसी की चीज़ की वजह से उन्होंने पूरा का पूरा टेम्पल को ही गिरा दिया नीचे एक मैग्नेट हटाने के चक्कर में। स्कल्पचर्स एंड कार्विंग्स क्या है, आप जैसे देख सकते हैं फोटो में सेम स्कल्पचर्स एंड कार्विंग्स हो रखे हैं वहाँ पे। डाइटीज एंड मैथोलॉजी, द वॉल्स आर लाइन्ड विद द स्टैचूज ऑफ डाइटीज, यानी कि भगवानों की बहुत सारी मूर्तियाँ उस पर कार्व कर रखी है, इंक्लूडिंग लॉर्ड शिवा भी हैं। इन इज कॉस्मिक डांस, यानी कि नटराजा, जैसे नटराज आप जानते हैं उनकी मूर्ति उस शेप में वो खड़ी हुई है वहाँ पे कार्व कर रखी है स्टोन के अंदर। एंड हाईली पॉलिश्ड, बहुत ऐसे पॉलिश करके बना रखी है कि कभी वो ख़राब नहीं हो सकती। एंड क्लोरिड स्टोन्स में बन रखी है, फिगर्स ऑफ द सन गॉड, सन के जो सन भगवान उनकी क्लोरिड स्टोन्स के अंदर बना रखी है। अबव द मेन एंट्रेंस एट द नवग्रहस, अब मेन जो एंट्रेंस है ना नवग्रहस, मतलब कि आप शनिदेव जी को जानते हैं, उनके जो नवग्रह होते हैं, नव जो भगवान होते हैं, उन सबसे पहले एंट्रेंस पे उनकी मूर्तियाँ हैं। एक्जिक्विज कार्विंग्स रिप्रेजेंटिंग द 9 प्लानिटरी डाइटीज, यानी कि वो कार्व इसलिए कर रखे कि जाने जाते हैं 9 प्लानिटरी डाइटीज के नाम से जाने जाते हैं। अब इरोटिक स्कल्पचर्स क्या थे, द टेम्पल इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स एब्यूडेंट एक्सप्रेसिव मेथुनास, अब जो टेम्पल है वो इसलिए सेलिब्रेट होता है एक एक्सपेंसिव मेथुनास इरोटिक कार्विंग्स, यानी कि कार्विंग्स उन्होंने कैसे करके कैसे सीन कार्विंग कर रखे हैं उसकी वजह से सेलिब्रेट कर जाता है। दिस सेंसुअस फिगर्स रिप्रेजेंट फर्टिलिटी, ह्यूमन कनेक्शन एंड स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस, अब वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो ह्यूमंस वगैरह हैं वो लोग अपने भगवानों से जुड़ सके, उनका कनेक्शन हो स्पिरिचुअल की तरफ, यानी कि भक्ति वगैरह में लग सके, ये सब था। डांसर्स एंड म्यूजिशियंस, तो डांसिंग हॉल जो था नाटा मंदिरा के फीचर्स किससे, एलैबोरेट फ्रीजेस ऑफ सेलेस्टियल नाइट से बना रखा है। अप्सरास की मूर्तियाँ, उस पर म्यूजिशियंस गाना गाते हुए कुछ म्यूजिशियंस दिखा रहे हैं, डांसिंग करते हुए उनकी तस्वीरें, उनके एक एक करके पोज वगैरह दिखा रखे हैं, किस हिसाब से वो क्लासिकल डांस होता था उन सब की शेपें दिखा रखी है। इमोर्टलाइजिंग क्लासिकल इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स दिखा रखे हैं। एवरीडे लाइफ एंड नेचर क्या है, द स्टोन वॉल सर्व एज अ हिस्टोरिकल, जो वहाँ की स्टोन वॉल्स है एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड दिखाती है। डिप्रेजेंटिंग सीन्स ऑफ रॉयल कोर्ट लाइफ, की वहाँ की जो कोर्ट लाइफ थी वो कितनी रॉयल थी, कितने शानदार तरीके से रहती थी। मिलिट्री पोजीशंस कहता था, हंटिंग, वुमेन अप्लाइंग मेकअप कैसे करती थी वुमेन्स वगैरह, वो सब भी है। एंड मिथिकली क्रिएचर्स लाइक नागा नागी सर्पेंट डाइटीज, वहाँ पे बहुत सारे क्रिएचर्स भी हैं, मिथमाइस हैं वहाँ पे क्रिएचर्स के। नागा नागी यानी कि नाग नागिन का जोड़ा होता था, एंड सर्पेंट डाइटीज भी होते थे वहाँ पे बहुत सारे, वो सब भी दिखाई। गार्जियन स्टैचूज क्या क्या, फ्लैंकिंग द एंट्रेंस are massive imposing sculptures of war, elephants and lions trampling over men, symbolizing wealth, royal power and pride. अब एंट्रेंस अगर आप करते हैं, जैसे आप अंदर जाते हैं तो एक स्कल्पचर दिखता है, बहुत ही बढ़िया स्कल्पचर है। उस स्कल्पचर का मतलब यह है, उस पर एक सबसे ऊपर एक एलिफेंट दिखा रखा है, एक लायन है, लायन के नीचे एलिफेंट है, एलिफेंट के नीचे एक आदमी है, जो कि आदमी बिल्कुल ही नीचे दब रखा है। एंड वो दिखाता है वेल्थ, रॉयल पावर एंड प्राइड को रिप्रेजेंट करता है। बट एक ये भी होती है कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए। एक इंसान के ऊपर हाथी, हाथी के ऊपर शेर, वो दिखा रहा है कि वो कभी घमंड नहीं करनी चाहिए। घमंड के मारे वो जो
इंसान है वो नीचे दब चुका है अपनी ही घमंड के चक्कर में, कभी घमंड नहीं करना चाहिए, ये भी रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने दिखा रखा है एक इंसान, उसके ऊपर हाथी, हाथी थोड़ा और बड़ा हो गया, शेर बिल्कुल बड़ा है, शेर तो एक जंगल का राजा है, तो उसके पास सारी चीजें भी होगी, वेल्थ, पावर, रॉयल पावर, प्राइड वगैरह सब होगी, तो वो रिप्रेजेंट भी करते हैं। एंड एक मतलब ये भी है, मेन मतलब रॉयल प्राइड पावर ये है, एंड में तो भाई कभी घमंड नहीं कराते, अगर घमंड करोगे तो हमेशा अपने घमंड के अंदर ही चकनाचूर हो जाओगे, वो रिप्रेजेंट करते हैं। कोनार्क डांस फेस्टिवल क्या होता है? तो कोनार्क डांस फेस्टिवल इज एन एनुअल कल्चर वहाँ का होता है, जो कि इवेंट हेड होता है उड़ीसा के अंदर। इंडिया सेलिब्रेट करती है ट्रेडिशनल इंडियन क्लासिकल डांस सेट इन अ मैजेस्टिक ओपन एयर ऑडिटोरियम, मतलब कि खुला ऑडिटोरियम होता है जहाँ पे सेट करा जाता है अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द 13th सेंचुरी। अब जो उसका बैकड्रॉप होता है पीछे 13th सेंचुरी कोनार्क टेम्पल को लगाया जाता है। तो 5 डेज फेस्टिवल होता है, रन्स एनुअली फ्रॉम दिसंबर 1st to 5th, यानी कि दिसंबर के पहले जो पहला वीक होता है दिसंबर का, 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक ही चलता है, जो कि सन कोनार्क जो टेम्पल है वहीं पे रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे जो उनका बहुत बड़ा हॉल है वहाँ पे ही रिप्रेजेंट करते हैं, और पीछे सन कोनार्क टेम्पल की पूरी 13th सेंचुरी की वो चल रही होती है। की फेस्टिवल डिटेल्स क्या है? डेट्स दिसंबर 1 to 5 एवरी ईयर होता है ये डांस। लोकेशन ओपन एयर ऑडिटोरियम होता है कोनार्क सन टेम्पल उड़ीसा में। आर्ट फॉर्म्स क्या होती है? फीचर क्लासिकल डांस की परफॉर्मेंस होती है, इंक्लूडिंग ओडिसी डांस होता है, भरतनाट्यम होता है, कथक, कुचिपुड़ी, मणिपुरी एंड मोहिनीअट्टम एज वेल एज लोकल फोक डांसर्स भी वहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं। वहाँ पे पूरी स्टोरी दिखाते हैं कि कोनार्क टेम्पल क्या बना कैसा था, 13th सेंचुरी की पूरी स्टोरी चलती है। एडिशनल अट्रैक्शन क्या है वहाँ की? द फेस्टिवल ऑल्सो होस्ट एन इंटरनेशनल सैंड आर्ट एग्जीबिशन। अब वहाँ के जो होस्ट वगैरह होते हैं वो इंटरनेशनल सैंड आर्ट एग्जीबिशन होस्ट करते हैं फेस्टिवल पे ऑन नियर बाई चंद्रभागा बीच। मैंने कहा था ना आपको चंद्रभागा बीच है वो थोड़ा सा कोनार्क टेम्पल से थोड़ी सी दूरी पे ही है, वहाँ पे आर्ट एग्जीबिशन चलती है। एंड वाइब्रेंट क्राफ्ट फेयर फीचरिंग लोकल क्यूजीन एंड हैंडीक्राफ्ट, वहाँ पे फीचर लोकल क्यूजीन होती है, हैंडीक्राफ्ट से बने हुए सामान होते हैं जो कि क्राफ्ट फेयर को दिखाते हैं। वहाँ पे एक एग्जीबिशन लगती है जो कि इंटरनेशनल सैंड एग्जीबिशन होती है। हाउ टू प्लान योर विजिट? अब आप कैसे प्लान कर सकते हैं आप ये भी जान लीजिए इसमें। क्लोजेस्ट एयरपोर्ट बिजू पाटनिक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन भुवनेश्वर अबाउट 65 किलोमीटर अवे पे भी है, आप वहाँ जा सकते हैं। क्लोजेस्ट रेलवे स्टेशन आपके पूरी अबाउट 35 किलोमीटर अवे पे है। एंड ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है? द कोनार्क सन टेम्पल इन उड़ीसा इज अ मोन्यूमेंटल, एक बहुत बड़ा मोन्यूमेंटल कहा जाता है। अब आप देखेंगे हमारे जो 10 रुपीज़ का नोट है उस पर सन कोनार्क टेम्पल का व्हील बन रखा है, जिससे वो इसलिए उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में माना जाता है। मास्टरपीस है क्योंकि वो ऑफ कलिंगा आर्किटेक्चर का, इसलिए उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर लगा है। डिजाइन्ड एज अ कोलोसल स्टोन चैरियट फॉर द सन गॉड सूर्य, एक सन गॉड सूर्य के उससे रिप्रेजेंट करा गया है। इट वाज डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1984 में इसको डिक्लेयर कर दिया गया था फॉर इट्स इमेन आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिकल ब्रिलियंस की वजह से, कि वो किस हिसाब से बना रखा और कितने सुंदर तरीके से और क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है, इसकी वजह से उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर डाला जाता है। की आर्किटेक्चरल हाईलाइट्स क्या? द चैरियट, द टेम्पल इज डिजाइन्ड एज अ जाइंट ऑर्नेट, एक जो टेम्पल है बहुत जाइंट ऑर्नेट से बना रखा है। चैरियट माउंटेड है on 24 interactively carved wheels है, symbolically pulled by 7 majestic horses। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि आप देखेंगे हमारी डॉग की वजह से। एंड सिंबलाइजिंग क्या है? तो 12 पेयर्स ऑफ व्हील्स रिप्रेजेंट करते हैं 12 महीने। अब द हिंदू कैलेंडर के हिसाब से विद ईच व्हील्स राइड 8 स्पोक्स डिवाइडिंग द डे इनटू 8 फेरास 3 हार टाइम इंटरवल्स होता है, इसलिए उसको हेरिटेज वर्ल्ड साइट के अंदर भी डाला गया था। हिंदू, अब जो हम हिंदू कैलेंडर्स के अंदर फॉलो करते हैं हम ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं। अब एस्ट्रोलॉजिकल डिज़ाइन क्या है? द मेन टेम्पल इज परफेक्टली अलाइन विद द सन, तो परफेक्टली अलाइन था सन के। द फर्स्ट रेज और द राइजिंग सन इल्यूमिनेट द एंट्रेंस, की फर्स्ट रेज हमेशा सबसे पहले मेन एंट्रेंस मेन टेम्पल पे आके गिरती थी। आर्टिस्टिक डिटेल्स क्या है?
The structure is covered in elaborate stones. Structure covered in elaborate stones carving, detailing daily life के बारे में बता रखा था उन्होंने structures carve के stones के ऊपर कि daily dance कैसे होता था, figures, musical instruments कैसे बजते थे, mythological creatures कैसे थे, intricate geometric patterns के हिसाब से बना रखे थे. अब इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है. Built in 13th century in Odisha, इंडिया के अंदर उड़ीसा में बना रखा था द सन कोणार्क टेम्पल 13th century में. इट इज अ मैसिव आर्किटेक्चर मार्बल शेप की उसकी लाइक अ कोलोसल स्टोन जैसा होता है. शैरियट थे, रथ टाइप का था, डेडिकेटेड टू हिंदू सन जो हमारे भगवान होते हैं सूर्य देवता उनके लिए बना रखा था. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स ब्रीथ टेकिंग इंजीनियरिंग के हिसाब से इसको इतना सुंदर बना रखा था, इसलिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज में इन्वॉल्व करा है. एस्ट्रोनॉमिकल सिग्निफिकेंस है एंड रिच इंटीग्रेटेड स्टोन कार्विंग, बहुत ही महंगे तरीके के स्टोन यूज कर रखे थे. इस जमाने में बहुत महंगे थे इसलिए उन्होंने यूज कर रखे थे. Here are some of the most fascinating facts about the Sun Temple. The cosmic chariot क्या था? Temple is designed as gigantic 20 stories है इसके ऊपर. Chariot featuring 12 pairs है. Executively carved stone wheels pulled by 7 horses. वो जो wheels है वो 7 घोड़े पुल कर है. The 7 horses represent the 7 days of the week. And the 7 colors of visibly light. यानी 7 जो कलर होते हैं ना लाइट्स के वो भी विजिबल करते हैं यहाँ पे. 7 जो हमारे वीक है. While the 12 wheels है वो 12 महीने को हिंदू कैलेंडर में 12 महीने रिप्रेजेंट करता है. एंड एक्यूरेट सनडायल क्या था? द टेम्पल्स मैसिव व्हील्स फंक्शन एज एक्यूरेट सनडायल्स बाय ऑब्जर्विंग द शैडो. वो जो व्हील्स है जो सनडायल्स है वो शैडो को ऑब्जर्व करते थे. कास्ट बाय स्पोक्स वन कैन टेल द टाइम बाय डे डाउन टू द मिनट. अब जो शेडोज वगैरह पड़ती थी ना वो चीज बताते थे कि टाइम कैसे चल रहा है, कब कितने बजे कितना टाइम हो रहा है, वो सब शेडोज बताती थी सनडायल की. Each wheel has 8 spokes. हर व्हील के पास 8 spokes थी. Each represents a fair. हर एक जो व्हील था वो रिप्रेजेंट करता था फेयर जिसमें 3 घंटे का पीरियड चलता था इक्वेटिंग टू 24 आवर साइकिल. यानी कि 3 घंटे करके उनको टाइम पता चलता था जिससे 3 घंटे मिला के उन्होंने 24 आवर की एक साइकिल बन चुकी थी. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है. अब द ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता था. ब्लैक पगोड़ा नाम यूरोपियन सेलर्स ने लिखा था. हिस्टोरिकली रेफर टू द टेंपल एज द ब्लैक पगोड़ा बिकॉज इट्स डार्क टावरिंग. बहुत डार्क टावर था. आप अभी जाके देखेंगे तो बहुत ब्लैक टाइप से आपको दिखेगा कि ये स्टोन ही ऐसे थे. टावरिंग स्ट्रक्चर सर्व एज अ प्रोमिनेंट नेविगेशनल लैंडमार्क था. व्हेन व्यूड फ्रॉम द सी से देखेंगे तो बहुत नेविगेशनल लैंडमार्क दिखेगा. ब्लैक कलर का तुम्हें दिखेगा. हिस्टोरिकल मिस्ट्री क्या थी? बिल्ड बाय किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट में बनाया था. द टेंपल मेन सोरिंग सैंक्टम था इसलिए कोलैप्स हुआ सेंचुरी तो वो गिर चुका था. लेजेंड्स क्लेम अ जायंट लैंडस्टोन मैग्नेटिक it placed at the top of the temple which aligned with others to pull passing ships. Of course a mechanism removed by early European sailors to safely navigate the coast कि वो अपने आराम से जा सके इधर से उधर सामान देने के लिए. इसलिए उन्होंने हमारे टेम्पल के ऊपर जो मैग्नेट थी वो हटा दिया और पूरा पूरा हमारा जो टेम्पल था वही कोलैप्स करवा दिया, गिरवा दिया. Intricate sculptures थी अंदर ही अंदर sculptures बन रखी थी. The walls and the wheels जो थे are covered in detail. जो wall और wheel थी बहुत अच्छे से कवर करके डिटेल थी. highly expressive carving थी. aside from the mythological deities यानी अपने भगवान जी की भी फोटोज वगैरह बन रखी है. deities and celestial deities जो थे celestial beings थे. the carvings beautiful depict scenes बना रखे थे. आप everyday material life बना रखे थे, वाइल्ड लाइफ बना रखे थे, intricate and erotic आर्ट बना रखी थी कि मेडिवल में लोग कैसे रहते थे, वाइल्ड लाइफ कैसी थी, वहाँ के जो जानवर वगैरह थे वो कैसे रहते थे, उन सब के बारे में इन्होंने व्हील पे कार्व कर रखा था. कंक्लूजन. आज का कंक्लूजन क्या है? द कोणार्क सन टेम्पल इज नॉट जस्ट अ टेम्पल बट अ सिंबल ऑफ इंडियाज एंशिएंट आर्किटेक्चर. आज हमारा कोणार्क सन टेम्पल है वो एक टेम्पल नहीं है, एक सिंबल भी है एक इंडियन एंशिएंट का आर्किटेक्चर का जिसमें आर्ट और मिस्ट्री बहुत सारी है. मिस्ट्री के मैग्नेट कैसे गायब हुई जो कि वो फ्लोट करती थी एंड जो हमारे वहाँ के जो आइडल जो थे सन कोणार्क के वो कैसे फ्लोट करते थे वो सब एक मिस्ट्री है कि गायब कैसे हुई. इवन आफ्टर सेंचुरीज में भी
सेंचुरीज के बाद भी इट्स सीक्रेट्स कंटिन्यू टू फैसिनेट पीपल अराउंड द वर्ल्ड। एंड जो इसके सीक्रेट्स है वो पीपल को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से बहुत कि बताने के लिए सेंचुरी से। इट रिमाइंड्स अस हाउ एडवांस एंड क्रिएटिव एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन ट्रूली वाज। ये हमें रिमाइंड करता है टेम्पल कि जो इंडियन की एडवांस और क्रिएटिव एंशिएंट सिविलाइजेशन थी वो कितनी एडवांस थी, कितने इंडियन हम एडवांस है जिन्होंने इतने बढ़िया तरीके से, इतने सुंदर तरीके से टेम्पल क्रिएट कर रखा था, कितनी हाईली एडवांस सेंचुरी क्रिएटिविटी लगी थी इस टेम्पल्स के अंदर। So thanks for watching and सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना मेरे यूट्यूब चैनल को हिस्ट्री विद यशिका। एंड अगर आपको सन कोणार्क टेम्पल की वीडियो अच्छी लगी तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। एंड जो मैंने आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा है वो भी मेरे को बताना कि मेन रीजन क्या हो सकता है टेम्पल का कोलैप्स होने का। एंड मिलते हैं आपसे किसी रहस्य, किसी महान लाइफ या किसी हिस्टोरिकल इवेंट के साथ में दोबारा किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड बाय बाय।